एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचते हैं जो आज के समय में बहुत ही आम है। मतलब कल्पना कीजिए कि किसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन डिग्री है, रेज्यूमे एकदम बेदाग है और टेक्निकल स्किल्स में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक के बाद एक कंपनियां उस रेज्यूमे को रिजेक्ट कर रही हैं। हाँ, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल। या फिर इंटरव्यू के बाद कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अक्सर लोग इस विफलता का कारण बाजार की मंदी को मान लेते हैं या फिर सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। सही बात है। सारा दोष बाहर या अपनी किसी कमी पर डालना आसान है। लेकिन क्या हो अगर असली समस्या उन कागजों में या डिग्रियों में हो ही नहीं? क्या हो अगर ये सारी समस्या इंटरव्यू रूम का दरवाज़ा खुलने से ठीक 5 मिनट पहले दिमाग में चलने वाले खेल में छिपी हो? ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि अमूमन सारा ध्यान उस चेकलिस्ट पर होता है ना। हाँ, बिल्कुल। मतलब कीवर्ड्स सही हैं या नहीं, कवर लेटर कैसा दिख रहा है, लेकिन वो चेकलिस्ट इंसान के मानसिक स्थिति का कोई हिसाब नहीं रखती। एग्जैक्टली। जब लगातार निराशा हाथ लगती है तो दिमाग एक ऐसे धुंधलेपन में चला जाता है जहां बेहतरीन स्किल्स होने के बावजूद इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करने लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। आज की इस गहन चर्चा का आधार 12 मई 2026 के लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित एक लेख है। इस लेख की लेखिका प्राची हैं और उनका मुख्य दावा ये है कि लगातार मिल रही असफलता को किसी नई स्किल को सीखकर नहीं, बल्कि महज 5 मिनट के माइंडसेट शिफ्ट से पलटा जा सकता है। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, सिर्फ 5 मिनट। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि प्राची सिर्फ एक करियर सलाहकार या पत्रकार नहीं है। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में ग्रेजुएशन किया है। ओह, हिस्ट्री बैकग्राउंड। हाँ, और उसके बाद IIMC से जर्नलिज्म पढ़ी है। एक इतिहास के छात्र का नजरिया हमेशा मैक्रो यानी काफी व्यापक होता है। वो सिर्फ आज की घटना को नहीं देखता। बिल्कुल, वो बड़े पैटर्न्स को समझता है। सही कहा। वो सदियों से चले आ रहे इंसानी व्यवहार के पैटर्न्स को समझता है। और शायद इसीलिए इस लेख में जो समाधान दिए गए हैं वे सिर्फ इंटरव्यू पास करने के ट्रिक्स नहीं है। हाँ, वो कोई हैक नहीं बता रही। नहीं, वो इंसानी मनोविज्ञान को गहराई से समझने का नतीजा है। तो हमारा उद्देश्य आज इसी मनोविज्ञान की परतों को उधेड़ना है और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये ढांचा सिर्फ जॉब मार्केट तक सीमित नहीं है। ये किसी भी फील्ड में काम आ सकता है। बिल्कुल। कोई नया विषय सीखना हो, किसी बड़ी चुनौती का सामना करना हो या जीवन के किसी भी मोड़ पर इंसान अटका हुआ महसूस कर रहा हो, ये चर्चा वहां भी उतनी ही मारक साबित होगी। तो इस माइंडसेट शिफ्ट की शुरुआत उस पल से होती है जब कोई उम्मीदवार वेटिंग रूम में बैठा होता है। वो इंटरव्यू से ठीक पहले वाला समय बहुत स्ट्रेसफुल होता है। बहुत ज्यादा। उस समय दिमाग का जो डिफॉल्ट मोड है ना, वो अक्सर क्या नहीं है पर अटका होता है। जैसे कमियों पर। एग्जैक्टली। इंसान सोचता है मेरी अंग्रेजी व्याकरण में पकड़ ढीली है, या फिर मेरे पास इस विशिष्ट सॉफ्टवेयर का 3 साल का अनुभव नहीं है, या फिर लोग अगल बगल देखकर सोचते हैं कि बाहर बैठा दूसरा व्यक्ति ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। बिल्कुल। तो लेख का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इंटरव्यू से ठीक 5 मिनट पहले इस पूरी विचार प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकना होगा। रोकना होगा मतलब जानबूझकर? हाँ। इसके बजाय ध्यान पूरी तरह से उन उपलब्धियों और ताकतों पर केंद्रित करना होगा जो उस व्यक्ति के पास वास्तव में मौजूद हैं। रुकिए, ये सुनने में तो बहुत ही सकारात्मक और आदर्शवादी लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन क्या इंसान के लिए अपनी कमियों को ऐसे ही नजरअंदाज कर देना मुमकिन है? मतलब मान लीजिए कोई एक नाव में बीच समंदर में है। ठीक है। और उस नाव में एक बड़ा सा छेद है। अब ये तो इंसानी फितरत है कि उसका पूरा ध्यान उस छेद पर ही जाएगा। हाँ। क्योंकि खतरा वहीं से है। बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो, है ना? कोई उस वक्त नाव के सुंदर रंग रोगन के बारे में कैसे सोच सकता है? क्या ये खुद को धोखा देने वाली बात नहीं हो गई कि अरे सब ठीक है, मेरी तलवार तो बहुत तेज है, भले ही ढाल टूटी हुई हो? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये खुद को धोखा देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका विज्ञान की रणनीति है। अच्छा, न्यूरोलॉजी कैसे? उसी नाव वाले उदाहरण को लेते हैं। छेद मौजूद है, ये सच है, लेकिन अगर दिमाग सिर्फ उस छेद और डूबने के डर पर केंद्रित रहेगा तो इंसान पैनिक करेगा। हाँ, हाथ पैर फूल जाएंगे। बिल्कुल। जीव विज्ञान के नजरिए से जब इंसान किसी कमी या खतरे पर ध्यान केंद्रित करता है तो दिमाग का एमिगडाला सक्रिय हो जाता है।
ओहो, वो जो फाइट या फ्लाइट मोड ट्रिगर करता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यह शरीर को उसी लड़ो या भागो मोड में डाल देता है। खून में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन का स्तर बढ़ जाता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। जो कि इंटरव्यू से पहले अक्सर होता है। होता है ना? लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? क्या? इस हड़बड़ाहट में दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हिस्सा तार्किक सोच, समस्या सुलझाने और स्पष्ट संवाद के लिए जिम्मेदार है, वह लगभग काम करना बंद कर देता है। ओह, मतलब जिस समय दिमाग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंटरव्यू में सवालों के लॉजिकल जवाब देने के लिए, हाँ, उसी समय हमारा अपना डर उस लॉजिकल हिस्से का स्विच ही ऑफ कर देता है। यथार्थ में यही होता है। अब सोचिए, इंटरव्यू रूम के बाहर बैठे उन 5 मिनटों में नाव के उस छेद को भरना, यानी कोई नई स्किल रातों रात सीखना, वो तो असंभव है। बिल्कुल असंभव है। 5 मिनट में आप कोडिंग नहीं सीख सकते। सही कहा। उस विशिष्ट क्षण में ऊर्जा का एकमात्र सही उपयोग इंजन को चालू करना और नाव को किनारे तक ले जाना है। तो जब कोई अपनी ताकतों और पिछली सफलताओं के बारे में 5 मिनट के लिए गहराई से सोचता है, तो ये कोई ख्याली पुलाव पकाना नहीं है। तो ये क्या है? ये शरीर में कॉर्टिसोल के स्तर को कम करने और उस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वापस ऑनलाइन लाने की एक साइंटिफिक प्रोसेस है। वाओ! ये दिमाग को ये सिग्नल देता है कि स्थिति नियंत्रण में है, और जब कोई ये शांत और तार्किक मानसिक अवस्था के साथ कमरे में प्रवेश करता है, तो सामने बैठे पैनल को वो कॉन्फिडेंस एकदम साफ दिखाई देता है। ये बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मतलब ये कमियों को झुटलाना नहीं है, बल्कि उस समय के लिए अपनी मेंटल कैपेसिटी का मैक्सिमम यूज सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, उस पल के लिए खुद को ऑप्टिमाइज करना। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि किसी ने अपनी ताकतों पर फोकस किया, एमिगडाला को शांत रखा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का पूरा इस्तेमाल किया और इंटरव्यू बहुत शानदार रहा। ठीक है। लेकिन एक हफ्ते बाद ईमेल आता है, हमें खेद है लेकिन हमने किसी और उम्मीदवार को चुन लिया है। आउच! ये दर्दनाक होता है। बहुत दर्दनाक। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां सबसे मजबूत लोगों का भी मानसिक संतुलन हिल जाता है। लेख का दूसरा हिस्सा इसी स्थिति से निपटने के बारे में है ना? हाँ, देखिए, जब रिजेक्शन का ईमेल आता है तो वो सीधा इंसान की पहचान और उसके ईगो पर चोट करता है। व्यक्ति सोचने लगता है, मैं किसी लायक नहीं हूं या मुझ में ही कोई गहरी खोट है। लेख यहाँ जिस शिफ्ट की मांग कर रहा है वो ये है कि असफलता को रिजेक्शन की तरह देखना बंद करना होगा। तो उसे क्या समझें? उसे डेटा या फीडबैक की तरह देखना शुरू करना चाहिए। मतलब एक पीड़ित मानसिकता से बाहर निकलकर छात्र की मानसिकता अपनानी होगी। ये मुझे वीडियो गेम्स की याद दिलाता है। इसकी पूरी कार्यप्रणाली बिल्कुल एक गेम जैसी ही तो है। कैसे? देखिए, जब कोई व्यक्ति कोई मुश्किल गेम खेल रहा होता है, वो एक रास्ते से भागता है और अचानक एक छिपे हुए ट्रैप में गिरकर गेम ओवर हो जाता है। हाँ, ऐसा होता है। तो क्या इसके बाद कोई रोने बैठता है कि आहा, मैं एक बुरा इंसान हूँ या मुझ में कोई खोट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस गेम है। एग्जैक्टली। खिलाड़ी तुरंत गेम रीस्टार्ट करता है, लेकिन इस बार उसके पास एक नया डेटा होता है। उसे पता होता है कि खतरा कहाँ है। हाँ, उसे पता होता है कि तीसरे मोड़ पर एक ट्रैप है, मुझे वहां से कूद कर निकलना है। वो उस गेम ओवर को अपनी पर्सनल हार नहीं मानता, बल्कि अगले लेवल को पार करने के लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन मान लेता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे ये फीडबैक लूप भावनाओं को पूरी तरह से प्रक्रिया से अलग कर देता है। इमोशंस को साइड कर देता है। हाँ, जब असफलता को पर्सनल अटैक के रूप में देखा जाता है तो इंसान डिफेंसिव हो जाता है या पूरी तरह से हार मान लेता है। लेकिन जब उसे एक वीडियो गेम के ट्रैप की तरह सिर्फ एक डेटा पॉइंट माना जाता है तो सवाल बदल जाते हैं। मतलब लोग खुद से अलग तरह के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। तब इंसान खुद से पूछता है, इंटरव्यू के किस हिस्से में मेरी आवाज में लड़खड़ाहट आई? क्या मैंने उस टेक्निकल सवाल का जवाब बहुत लंबा और बोरिंग दे दिया था? अगली बार मैं इसे ज्यादा सटीक कैसे बना सकता हूँ? मतलब पूरा फोकस इंप्रूवमेंट पे आ जाता है। एग्जैक्टली। भावनाओं को अलग करते ही विफलता का वो खौफनाक डर जड़ से खत्म हो जाता है। और एक बार जब वो डर खत्म हो जाता है, तब इंसान अगली बार इंटरव्यू के मैदान में पहले से कहीं अधिक तैयारी और एक नई रणनीति के साथ उतरता है। बिल्कुल। डर का ये हटना एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। और यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि जब डर नहीं होता तो इंटरव्यू के कमरे के अंदर होने वाले संवाद का पूरा ढांचा ही पलट जाता है। लेख एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव का सुझाव देता है।
नौकरी मांगने वाले से वैल्यू देने वाले तक का सफर। हाँ, वैल्यू प्रोवाइडर बनना। अमूमन एक उम्मीदवार इंटरव्यू रूम में एक याचक यानी मांगने वाले की मानसिकता के साथ जाता है कि बस मुझे जॉब दे दो। उसके दिमाग में सबकॉन्शियसली यही चल रहा होता है कि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है, कृपया मुझे चुन लीजिए। इस मानसिकता के कारण पावर डायनामिक्स पूरी तरह से इंटरव्यू लेने वाले के फेवर में झुक जाते हैं। बिल्कुल। लेख कहता है कि उम्मीदवार को यह सोचना चाहिए कि मैं इस कंपनी की समस्याओं को कैसे सुलझा सकता हूं। उसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर या एक सलाहकार की तरह बात करनी चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जमीनी सवाल उठता है। क्या? ये सब वैल्यू प्रोवाइडर और सलाहकार वाली बातें तब अच्छी लगती हैं जब किसी का पेट भरा हो। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रही हैं। मान लीजिए किसी इंसान के बैंक अकाउंट में पैसे खत्म हो चुके हैं, अगले महीने का किराया देना है और परिवार की जिम्मेदारियों का भारी दबाव। हाँ, बिल्कुल असली दुनिया की समस्याएं। हाँ, उस इंसान के लिए नौकरी पाना जिंदगी और मौत का सवाल है। ऐसी भयानक डेस्परेशन या मजबूरी के बीच वो इंसान कमरे में जाकर एक निस्वार्थ वैल्यू प्रोवाइडर होने का दिखावा कैसे कर सकता है? क्या इंटरव्यू लेने वाले इतने बेवकूफ हैं कि वे चेहरे पर छाई उस मजबूरी को पढ़ नहीं पाएंगे? देखिए, ये दिखावा या एक्टिंग करने के बारे में है ही नहीं। ये ध्यान भटकाने की कॉग्निटिव तकनीक है। कॉग्निटिव तकनीक? वो कैसे? जब कोई इंसान अपनी व्यक्तिगत समस्याओं जैसे किराया, ईएमआई, बच्चों की फीस, इन पर फोकस करता है तो उसका सारा ध्यान अंदर की तरफ यानी इंटरनल होता है। हाँ, अपनी टेंशन पर। और मानव मस्तिष्क एक समय में एक ही दिशा में पूरी गहराई से सोच सकता है। जब वो अपनी मजबूरी पर केंद्रित होता है तो चेहरे पर घबराहट आना बहुत ही स्वाभाविक है। बिल्कुल, वो तो छिपेगी नहीं। लेकिन जब वही इंसान, भले ही वो कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, खुद को ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये कंपनी मुझे पैसे क्यों देगी, क्योंकि मैं इनका कोई बड़ा सिरदर्द खत्म करूंगा। और वो सिरदर्द क्या है? जब वो ये सोचता है तो उसका ध्यान अचानक अंदर से हटकर बाहर की तरफ यानी एक्सटर्नल चला जाता है। ओहो, मतलब ये अपनी समस्याओं को भूलकर सामने वाले की पहेली को सुलझाने में पूरी तरह से मगन हो जाने जैसी बात है। ठीक यही होता है। जब दिमाग किसी बाहरी समस्या को सुलझाने के प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में जाता है तो मजबूरी और घबराहट की जगह स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा और प्रोफेशनल रवैया ले लेता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है ना? तब उम्मीदवार एक याचक की तरह नहीं बैठता। वो सवाल पूछता है, आपकी टीम अभी किन चुनौतियों का सामना कर रही है? क्या आपने इस समस्या के लिए उस नई तकनीक का इस्तेमाल सोचा है? मतलब कॉन्वर्सेशन का फ्लो ही बदल जाता है पूरी तरह से। ये नजरिया इंटरव्यू लेने वाले को ये एहसास दिलाता है कि ये व्यक्ति हमारे लिए एक एसेट या मूल्यवान संपत्ति साबित होगा। डेस्परेशन अपने आप छिप जाती है क्योंकि दिमाग का फोकस शिफ्ट हो चुका होता है। ये वाकई एक बहुत ही पावरफुल मानसिक कलाबाजी है। अपनी जरूरत को एक तरफ रखकर सामने वाले की जरूरत को अपना लक्ष्य बना लेना। बिल्कुल। और ये नियम सिर्फ इंटरव्यू रूम की 4 दीवारों के अंदर ही नहीं, बल्कि उस कमरे तक पहुंचने के रास्ते में भी उतना ही लागू होता है। आप नेटवर्किंग की बात कर रही हैं? जी हाँ, नेटवर्किंग। आज के समय में लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हर कोई नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेख के अनुसार ज्यादातर लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत समझ बैठे हैं। हाँ, लोग नेटवर्किंग को एक लेनदेन या सिर्फ अपना मतलब निकालने का जरिया समझते हैं। वे किसी अनजान व्यक्ति को सीधा मैसेज भेजते हैं, क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब है, या मेरा रिज्यूमे अपने बॉस को दे दीजिए। अरे हाँ, ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं। ये नेटवर्किंग नहीं है, ये महज स्पैमिंग है। ये तो बिल्कुल वैसे ही अजीब बात हो गई कि कोई इंसान किसी पार्टी में जाए। वहाँ एक अनजान व्यक्ति खड़ा है जो आराम से अपना ड्रिंक पी रहा है। ये इंसान उसके पास जाए, बहुत उत्साह से हाथ मिलाए और बिना कोई भूमिका बांधे सीधा कहे, नमस्कार, क्या आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, कोई भी डर जाएगा। जाहिर है वो अनजान व्यक्ति घबराकर 2 कदम पीछे ही हट जाएगा। कोई इंसान आपको अपना पैसा या अपना पेशेवर रसूख उधार क्यों देगा जब वो आपको जानता तक नहीं? सही बात है। कोई रिश्ता नहीं, कोई भरोसा नहीं, और सीधा एक बड़ी मांग। इस स्थिति को अगर हम एक और एनालिसिस से समझें तो नेटवर्किंग शिकार करने जैसी नहीं है, ये खेती करने जैसी है। खेती करने जैसी? थोड़ा समझाइए। जो लोग सीधे जॉब मांगते हैं वे शिकारी की तरह हैं, जो तुरंत अपना शिकार चाहते हैं। लेकिन नेटवर्किंग का सही तरीका एक किसान की तरह होना है। मतलब पहले बीज बोना? बिल्कुल। उद्योग के विशेषज्ञों से जुड़ना, उनके काम का अध्ययन करना और फिर एक बहुत ही प्रामाणिक और पर्सनल मैसेज भेजना। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे मैंने हाल ही में इस विषय पर आपका लेख पढ़ा और मुझे आपकी वो विशिष्ट बात बहुत गहराई से समझ आई। मैं भी इसी क्षेत्र में अपना सफर शुरू कर रहा हूँ। आपके अनुभव के आधार पर
मुझे किस एक गलती से सबसे ज्यादा बचना चाहिए। वाओ, इसमें एक बहुत गहरी इंसानियत और सम्मान की भावना झलकती है। ये सामने वाले को ये महसूस नहीं कराता कि उसे एक टूल या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सामने वाले के ईगो को भी पॉजिटिव तरीके से सहलाता है। हाँ, लोगों को सलाह देना तो पसंद होता ही है। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति किसी से सिर्फ ज्ञान और सलाह मांगने की नीयत से जुड़ता है तो बड़े से बड़े एक्सपर्ट भी स्वाभाविक रूप से मदद के लिए आगे आते हैं। अब एक बीज बो रहे हैं। जब आप लगातार सही सवाल पूछते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, तो एक रिश्ता आकार लेने लगता है और भरोसा बनता है। हाँ, और फिर भविष्य में जब सच में फसल काटने का समय आता है, यानी जब कोई जॉब ओपनिंग होती है, तो वे विशेषज्ञ खुद उस उम्मीदवार को याद करते हैं। बंद दरवाजे इस तरह से खुलते हैं। लेकिन खेती के इस पूरे उदाहरण में एक बात जो सबसे साफ समझ आती है वो ये है कि एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। हाँ, इसमें रातों रात कुछ नहीं होता। बीज आज बोया है तो कल सुबह उसमें फल नहीं लग जाएंगे। इसमें समय लगेगा, मौसम की मार झेलनी पड़ेगी और रोज पानी देना होगा। बिल्कुल सही। और यहीं से हम प्राची के लेख के अंतिम और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू पर आते हैं, निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। ये पूरी चर्चा का एक तरह से गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, सेंटर पॉइंट। ये सारे मानसिक बदलाव, एमिगडाला को शांत रखना, रिजेक्शन को डेटा मानना, वैल्यू प्रोवाइडर बनना और खेती की तरह नेटवर्किंग करना, ये कोई जादू की गोलियां नहीं है कि बस एक दिन खाया और चमत्कार हो गया। हाँ, इंसानी दिमाग को नेगेटिव सोचने की आदत सालों में पड़ती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, जो दिमाग की नए रास्ते बनाने की क्षमता है, वो दोहराव यानी रिपीटिशन मांगती है। बार बार करना पड़ता है। लीक स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि जॉब सर्च कोई 100 मीटर की रेस यानी स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। और मैराथन में तेज भागने से ज्यादा जरूरी है बिना रुके भागते रहना। बिल्कुल। रोज सुबह उठकर 5 मिनट खुद को ये याद दिलाना कि एक लंबी प्रक्रिया है और हर छोटा कदम मायने रखता है। एक दिन में सब कुछ हासिल करने की हड़बड़ाहट के बजाय अपनी दिनचर्या में एक सख्त लेकिन शांत अनुशासन लाना। ये निरंतरता ही उस सकारात्मक सोच को जिंदा रखती है। और जब सोच सकारात्मक होती है, तभी इंसान नए अवसरों को देख पाता है। निराशा और पैनिक में डूबा हुआ दिमाग अक्सर सामने खड़े अवसर को भी खतरे की तरह देखने लगता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं तो प्राची का वो ऐतिहासिक नजरिया पूरी तरह से अर्थपूर्ण लगने लगता है। हाँ, वो हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। एक इतिहासकार जानता है कि कोई भी बड़ा साम्राज्य या कोई भी बड़ा बदलाव रातों रात नहीं होता। सही बात है। तो वो कल आने वाले रिजेक्शन से टूटता नहीं है, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर देख रहा है। हाँ, क्योंकि उसे पता है कि ये महज एक ऐतिहासिक घटना है, पूरा इतिहास नहीं। यही कारण है कि लेख का अंतिम निष्कर्ष इतना मजबूत है। बाजार में अवसरों की या नौकरियों की कमी नहीं है। तो कमी किस चीज की है? कमी है उस मानसिक लचीलेपन की, उस ग्रिट की, जो इस पूरी घर्षण से भरी प्रक्रिया को झेल सके। जो उम्मीदवार इस 5 मिनट के माइंडसेट शिफ्ट को अपनी आदत बना लेता है, वो उस भीड़ से अपने आप अलग हो जाता है जो सिर्फ अपनी टूटी हुई नाव के छेद को देखकर रो रही है। चलिए तो अब इस पूरी गहन चर्चा के धागों को समेटते हैं। हमने आज क्या देखा? तकनीकी कौशल और डिग्रियां किसी को केवल खेल के मैदान तक ला सकती हैं, लेकिन मैदान में टिके रहना और जीतना पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि कोई अपनी दिमागी मशीनरी को कैसे चला रहा है। बिल्कुल। अपनी ताकतों पर फोकस करके अपने तंत्र को शांत करना, हर हार को अगले लेवल का मैप समझना, खुद की मजबूरी को भूलकर सामने वाले की समस्या का समाधान बनना, स्वार्थ रहित रिश्ते बनाना और इस पूरी प्रक्रिया को एक मैराथन की तरह लगातार दौड़ते रहना। ये एक पूरा मेंटल फ्रेमवर्क है। एग्जैक्टली। और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, इस मानसिक ढांचे की प्रासंगिकता सिर्फ एक जॉब इंटरव्यू तक सीमित नहीं है। हाँ, इसे कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो एक नई भाषा सीखने में संघर्ष कर रहा है, कोई जो अपना नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है और लगातार इन्वेस्टर्स से ना सुन रहा है, या कोई जो जीवन के किसी भी कठिन फैसले के मुहाने पे खड़ा है, ये फ्रेमवर्क हर उस जगह काम करेगा जहां इंसान का अपना डर उसकी क्षमता का गला घोंट रहा है। बहुत सही कहा। ये पूरी चर्चा इंसान की उस असीमित क्षमता की ओर इशारा करती है जो अक्सर हमारे ही बनाए मानसिक जालों में उलझी रहती है। तो जाते जाते एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी, अगर दिन के केवल 5 मिनट अपनी सोच की दिशा को मोड़ने से एक इंसान की पूरी पेशेवर जिंदगी का रुख पलट सकता है, हाँ, तो क्या ये संभव है कि मानव जीवन के अन्य विशाल और जटिल हिस्सों में भी, चाहे वे हमारे आपसी संबंध हों, हमारे स्वास्थ्य के लक्ष्य हों, या वे सपने जिन्हें हमने बहुत पहले असंभव मानकर किसी संदूक में बंद कर दिया था,
क्या ये संभव है कि हम सिर्फ अपनी पुरानी, बिना जांची परखी और जंग लगी सोच के कारण ही रुके हुए हों? ये सोचने वाली बात है। अगर हम उस जंग लगी सोच को हटाकर सिर्फ 5 मिनट के लिए इस नई तार्किक और समाधान केंद्रित मानसिक अवस्था को वहां भी लागू करें, तो इंसान के लिए क्या-क्या मुमकिन हो सकता है? असीमित संभावनाएं। कौन-कौन से ऐसे दरवाजे खुल सकते हैं जिन्हें हम हमेशा से दीवार मानकर बैठे थे? ये सच में एक बहुत गहरा और विचारणीय प्रश्न है जो इस गहन चर्चा के बाद हर किसी के जहन में गूंजना चाहिए।